परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? बोला था कि सिख समुदाय का इसमें हित नहीं दिखाई पड़ता। आप भी बदलाइए, क्या मामू और भांजा में साउथ इंडिया में भांजी में शादी होता है वो बदल देंगे, कहीं अग्नि का होता है, कहीं माला पहनाया जाता है, प्रधानमंत्री बदल देंगे। दोस्तों, अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमारे देश के पीएम ने देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। इस पर न्यूज चैनल्स पर काफी ड्रामा हुआ, पर किसी ने ये समझाने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ये यूसीसी है क्या। बस उन्होंने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि ये एक धार्मिक मुद्दा है। पर कमाल की बात तो ये है कि असल में ये धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है डिस्क्रिमिनेशन का, और इसे आपके सामने गलत तरीके से परोसा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यह हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा, जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी सरकार या फिर पुराने जमाने के राजा महाराजा किसी भी कानून को बनाते क्यों थे, इन कानूनों को बनाने का मोटिव क्या होता था। तो इसे हम एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि दो छोटे छोटे किंगडम्स हैं। तो पहला किंगडम ऐसी जगह पर है जहाँ पर एग्रीकल्चर करना सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसलिए वहाँ के लोगों का खाना पीना वेजिटेरियन होता है, और यहाँ पे जमीन काफी ज्यादा फर्टिलाइज है। तो यहाँ पर ऐसे जानवर होंगे जो कि घास फूस खाते होंगे, तो आसपास के लोग इन जानवरों का यूज करके अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे। और अब लोगों की इकोनॉमी इन जानवरों पर डिपेंडेंट है, तो लोगों की आस्था जानवरों के लिए काफी ज्यादा सॉफ्ट होगी और लोग इन जानवरों की पूजा भी करते होंगे। तो इस किंगडम में किसी जानवर को मारना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता होगा, और इसके लिए एक अच्छी खासी पनिशमेंट दी जाती होगी। और वहीं दूसरा राज्य जहाँ की जमीन एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनी है, वहाँ के लोग जानवरों को मार के खाते होंगे, तो वहाँ पर जानवरों को मारना इलीगल नहीं माना जाता होगा। इनमें से किसी का भी कल्चर गलत नहीं है। जैसा जहाँ के एनवायरनमेंट था, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी थी, वैसा वहाँ का कल्चर डेवलप हुआ। और ये तब की बात हो रही है जब लोग शहर में नहीं रहते थे, लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहते थे। अब एक बार ऐसा होता है कि जो हमारा दूसरा किंगडम है उसे किसी से वॉर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आधे से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ये किंगडम काफी छोटे हैं, तो आधे सोल्जर के मरने का मतलब है कि पूरे किंगडम में मेल्स की पॉपुलेशन लगभग आधी हो जाती है। अब इसका असर ये पड़ता है कि जेंडर रेशियो में काफी बड़ा गैप हो जाता है, मतलब कि 1000 फीमेल से कंपैरिजन में लगभग 600 मेल्स ही बचे हुए हैं। तो अब राजा को इस बात की टेंशन होती है कि अगर इनकी शादी होगी तो इन लड़कियों की आगे की लाइफ का क्या होगा। और ये उस समय की बात हो रही है जब वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म और किसी वुमेन का इंडिपेंडेंट रहना तो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में राजा की टेंशन बिल्कुल जस्टिफाइड थी। तब राजा ने एक कानून बनाया कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, जिससे कि कोई भी लड़की कुंवारी ना बचे। अब ऐसा करने से इस राज्य की प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, पर राजा ने एक छोटी सी चूक कर दी। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि यह कानून कब तक रहेगा, जिससे कि कुछ समय के बाद लोग ये भूल ही गए कि इस कानून का बेसिस क्या था, जो कि जेंडर रेशियो था। अब इन दोनों एग्जांपल से हमें ये बात तो समझ में आती है कि किसी भी कानून के बनने में 4 चीजों का रोल होता है: एनवायरमेंट, टेम्परेरी सिचुएशन, टाइम और इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंट का क्या रोल होता है ये हमने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के एग्जांपल से समझा। टेम्परेरी सिचुएशन को हमने जेंडर रेशियो में गैप के एग्जांपल समझा। और इन सब में टाइम का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि किसी सोसाइटी में किस टाइम पर कैसी सोच है लोगों की और उस टाइम पे कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है सोसाइटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है क्योंकि वहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। अब इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में भी अल्कोहल बैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पर इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज का फर्क है, वह है लोगों की सोच। अब इससे भी ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है इन्फ्लुएंस। इसे हम एक बहुत ही रेगुलर एग्जांपल समझ सकते हैं, और वो है दहेज। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दहेज की शुरुआत आखिर में हुई कहाँ से थी? तो जैसे कि पहले जब राजा राजकुमारी की शादी करते थे तो वो राजकुमारी के साथ काफी सारा सोना चांदी और कभी कभी तो अपने राज का कोई हिस्सा भी दे देते थे। अब यहाँ देखा जाए तो राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तब वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते थे। पर इसे देखकर राजा की जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है और अब वो भी इस चीज को फॉलो करने लगती है। अब इस एक ट्रेडिशन की वजह से हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आखिर किसी भी सोसाइटी में रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कल्चर जैसी चीजें बनती कैसे हैं और किसी तरीके का कानून बनाने का मोटिव क्या होता है। इससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी कानून या फिर सोसाइटी का कोई भी ट्रेडिशन ऐसी चीजें नहीं है जो कि हर तरह की सिचुएशन के लिए बनाई गई हैं, और इसे सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से सोसाइटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना चाहिए। पर ये चीज सबको आसानी से नजर नहीं आती कि सोसाइटी में आखिर गलत क्या है और इसे बदलने की जरूरत है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जिन्हें ये बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, जिन्हें हम लोग समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर भी कहते हैं। जैसे कि इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं तो 1828 में
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर बनते हैं। तब राजा राम मोहन राय, जो कि उस समय सती प्रथा को सोसाइटी से खत्म करना चाहते थे, उनका सपोर्ट मिलता है। तब जाकर 1829 में सती प्रथा को बैन करने के लिए बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को पास किया जाता है, जिससे कि अब सती प्रथा को प्रैक्टिस करना एक क्राइम माना जाता है। अब ये उस समय की बात है जब कोई भी क्राइम करने की बहुत ही डिफिकल्ट सजा मिलती थी। तब अंग्रेजों को लगा कि क्राइम की सजा में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। तब 1833 में चार्टर एक्ट को पास किया गया, जिसके जरिए 1834 में एक लॉ कमीशन को बनाया गया, जिसका काम ये था कि एक कानून का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसके जरिए भारत में आसानी से रूल किया जा सके। जिसे लीड करते हैं लॉर्ड मैकॉले। ये वही मैकॉले हैं जिन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसकी बात मैंने डिटेल में गुरुकुल वाले वीडियो में की थी, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम इस लॉ कमीशन की बात करते हैं। इस लॉ कमीशन ने इंडियन पीनल कोड, जिसे हम IPC भी बोलते हैं, इसका एक ड्राफ्ट बनाया, जिसे किसी रीजन की वजह से लागू नहीं किया गया। और 1853 में एक और लॉ कमीशन बनाया जाता है, जिसे लॉर्ड रोमली लीड करते हैं। और इस बार एक नहीं बल्कि 3 ड्राफ्ट बनाए गए, CPC, CRPC और IPC, जिसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था क्रिमिनल केसेस, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग जैसे मामले, जिसके लिए पनिशमेंट दी जाती थी। और दूसरा था सिविल केसेस, जैसे कि परिवार के आपसी झगड़े, शादी और एडॉप्शन जैसे मामले, जिसमें पनिशमेंट काफी कम होता था, क्योंकि इसमें सेटलमेंट करवाए जाते थे और कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। अंग्रेजों ने सिर्फ क्रिमिनल कैटेगरी के लिए ही कानून बनाया, क्योंकि वो फालतू के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, और वो क्यों चाहें कि भारत की सोसाइटी में कोई इंप्रूवमेंट हो। पर जब 1857 में भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें कि इंडिया पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उस इंसिडेंट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है और अब उन्हें भारत में अपना शासन चलाने के लिए कानूनों की जरूरत पड़ती है। तो तत्काल में ही 1859 में CPC पास हुआ, 1860 में IPC पास हुआ और 1861 में CRPC को पास कर दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में पहली बार कम से कम क्रिमिनल मामलों के लिए एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, जहां से पहला यूनिफॉर्म कोड लागू हुआ, जो कि सही भी था। देश के 2 अलग अलग कोनों में अगर कोई आदमी एक जैसा ही क्राइम करते हैं तो दोनों के लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए। और सिविल मामलों के लिए कुछ एक्सेप्शनल छोटे मोटे लॉज लाए गए, जैसे कि 1891 में मैरिज के लिए मिनिमम एज डिफाइन की गई, जिसमें कि लड़कियों की मिनिमम एज 12 साल की गई, जिसे दोबारा से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया और लड़कों की एज को 18 साल कर दिया गया। और इसे आजादी के 30 साल बाद 1978 में इसे इम्प्रूव कर लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की उम्र डिफाइन की गई। अब ये सारे चेंजेस सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए ही किए जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स का सपोर्ट मिल रहा था, पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इसे सपोर्ट नहीं मिला और ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1937 में मुस्लिम पर्सन लॉ एप्लीकेशन एक्ट को पास करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी के सिविल मामलों में उनका शरीयत कानून ही लागू होगा। पर जैसा कि हिंदू कम्युनिटी में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जैसी पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी, जो कि अब तक बिल्कुल इररिलेवेंट बन चुकी थी, उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में भी 4 शादियां करना, 3 तलाक और सबसे बड़ी कुरीति निकाह हलाला, जो कि आज के समय में किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है, जो कि सीधे सीधे वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करता है। इन सारी पुरानी धारणाओं के ऊपर हमें एक बार तो सोचना ही चाहिए। अब इसमें सुधार करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, जिसे 1944 में हिंदू कोड बिल के नाम से सबके सामने रखा जाता है, जिसे लेकर दोनों कम्युनिटी की तरफ से काफी ज्यादा विद्रोह देखने को मिलता है। तब ये डिसाइड किया जाता है कि इसे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए ही लागू किया जाए, पर इसमें भी काफी ज्यादा लोग विद्रोह करते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा शादी करने को रोकने की बात की जा रही थी और इसके साथ ही वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट दिलाने की भी बात की जा रही थी। तो इसे एक साथ लागू करने में काफी ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि पार्टी के ही कई बड़े नेता जैसे कि सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद इसके विद्रोह में थे। पर फिर अनफॉर्चुनेटली 1950 में सरदार पटेल की डेथ हो जाती है और इसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो किसी बिल को पास होने से रोक सके, जिससे कि नेहरू जी को रोकने वाला अब कोई नहीं था। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में पास करवाया। पहला हिस्सा 1955 में और बाकी 3 हिस्से 1956 में पास हुए, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही लागू होता, जिसमें हिंदू की डेफिनेशन हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को बताया गया और इसमें बाकी की माइनॉरिटी जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी, पारसी और ज्यूज को इस लॉ से बाहर रखा गया। अब इसके बाद नेहरू जी ने सोचा कि जब हिंदू कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट होगा तो इसे देखकर बाकी कम्युनिटी भी इसकी मांग करेंगी और इसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पर 1964 में नेहरू जी की डेथ होने के बाद ये मामला बहुत ही ठंडा हो गया और देश में फिर कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी कि इसे लागू करने की बात की जाए। पर ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटीज की जो वुमेन्स है उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा और इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल शाहबानो केस का है, जब 1975 में शाहबानो को उनके हस्बैंड उन्हें तलाक देते हैं और 200 रुपए मंथली की एलुमनी देते हैं। ये उस समय की बात है जब 200
200 रुपए एक अच्छी खासी रकम होती थी। जिसके बाद 1978 में ये पैसे मिलने बंद हो गए। तब साहबानों ने कोर्ट में अपील की, जिसके बाद तो कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में ही डिसीजन दिया था। पर राजीव गांधी की सरकार ने इस फैसले को डाइल्यूट करने के लिए मुस्लिम वुमेन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 में पास करवाया, जो कि सिर्फ नाम का ही प्रोटेक्शन एक्ट था, जिससे कि अब डिसीजन साहबानों के अगेंस्ट हो गया। पर साहबानों के वकील डेनियल लतीफी ने 2001 में इस केस को रीओपन करवाया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, जिससे कि फैसला फिर से साहबानों के पक्ष में आ गया। और अब इस डिसीजन को बेसिस मानकर देश के बाकी सभी एलिमनी के मामलों में मुस्लिम वुमेन्स को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से 3 तलाक का एक केस 2015 में सायरा बानो केस बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को बैन करने के लिए एक कानून बनाने की अपील करता है। जिसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने 3 तलाक को इनह्यूमन बताया और इसके लिए 3 साल की सजा की व्यवस्था भी कर दी। इसके बाद अब सिर्फ 4 शादियां करना और निकाह हलाला को लेकर ही कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। ऐसा ही अडॉप्शन के साथ भी है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के अलावा और किसी को भी अडॉप्शन का राइट नहीं दिया गया है। पर 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पास करके इसे भी सॉल्व कर लिया गया। तो अगर हम अभी की बात करें तो 21वीं सदी में वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए और भारत में जेंडर रेशियो को लेकर बहुत बड़ा गैप भी नहीं है, और बल्कि अभी के वक्त में तो मेल से कंपैरिजन में फीमेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर जेंडर रेशियो में गैप भी होता तो भी आज के भारत में वुमेन काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है और शादी करना उनकी मजबूरी नहीं है। तो किसी आदमी का एक से ज्यादा शादी करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अभी के टाइम, सोसाइटी के कल्चर और लोगों की सोच के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ये एक काफी पॉजिटिव टाइम है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये वीडियो बन रही है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया है, तो हमें ये नहीं पता है कि आखिर यूसीसी का फॉर्मेट क्या होने वाला है। पर सबसे अच्छा फॉर्मेट यही होगा कि सारी कम्युनिटीज की अच्छी बातों को साथ में लेके चला जाए और हमारे देश की कम्युनिटीज को एक साथ लाकर भारत की सोसाइटी में बदलने की कोशिश की जाए। ऐसा करने में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि तब भी हुआ था जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था। पर सिर्फ सरकार के किसी कानून को बना देने से सालों से चली आ रही परंपरा इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। जैसा कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून तो 1829 में ही बन चुका था, पर फिर भी आजादी के 40 साल बाद 1987 में राजस्थान के देवराला में 18 साल की रूपवर नाम की लड़की को सती किया गया। तो किसी भी पुरानी परंपरा को खत्म करने के लिए पूरी सोसाइटी का सपोर्ट जरूरी होता है, वरना हम इन्हीं परंपराओं में उलझे रह जाएंगे और अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर समाज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और यूसीसी को लेकर आपकी जो भी राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।